तो स्टूडेंट, आज हम एम्फाइसीमा जो कि सीओपीडी का एक मेन कॉज होता है, यूँ कहे कि एक सब टाइप होता है, उसके बारे में बात करेंगे, उसको समझेंगे। सीओपीडी जिसको क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज कहा जाता है, इससे संबंधित 3 डिसीज जो है या 3 मेन कॉज होते हैं, जिसमें क्रोनिक ब्रोंकाइटिस आता है, ब्रोंकियल अस्थमा आता है और ब्रोंकिएक्टेसिस आता है। तीनों के बारे में हमने प्रीवियसली डिस्कस कर लिया था। आज बात करेंगे हम एम्फाइसीमा जो है वो क्या होता है। तो एम्फाइसीमा एक्चुअली होता क्या है कि एम्फाइसीमा जो है वो क्या होता है कि लंग्स जो होते हैं उसके अंदर जो एयरवे जो है उसका जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल जो है उसके बाद का जो स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल आती है, एल्वुलर डक्ट आती है और एल्वुलाई आती है, उसके अंदर क्या होता है डिस्टेंशन हो जाता है। डिस्टेंशन का मतलब होता है एक तरह से फैलाव या विस्तार होता, तो विस्तारण हो जाता है। और साथ ही साथ जो एल्वुलर सैक या एल्वुलाई की जो वाल जो होती है, मतलब उसकी जो दीवारें जो होती है उसके अंदर क्या होता है डिस्ट्रक्शन हो जाता है, मतलब वो डैमेज हो जाती है और उसके कारण से उसके अंदर क्या होता है एनलार्जमेंट हो जाता है। तो एक तरह से कहे तो एम्फाइसीमा जो है वो क्या होता है कि एल्वुलर वाल जो होती है या एल्वुलर सैक जो होता है उसके अंदर परमानेंट एनलार्जमेंट हो जाना, मतलब एक तरह से स्थायी रूप से विस्तारण होना, और उसी कंडीशन को एम्फाइसीमा जो है वो कहा जाता है। और इसके कारण से क्या होता है कि वहाँ पर एल्वुलाई वाल जो है उसके अंदर डिस्ट्रक्शन होने के कारण से वहाँ पर गैसों का जो एक्सचेंज जो हो रहा है वो एक्सचेंज नहीं हो पाता, और उसके कारण से डिस्निया जो होता है, मतलब ब्रीथिंग के अंदर डिफिकल्टी की कंडीशन जो है वो उत्पन्न होती है। एम्फाइसीमा एक क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिसीज होती है, मतलब एक प्रकार की यह लंबे समय तक रहने वाली और धीरे धीरे बढ़ने वाली डिसीज कंडीशन होती है। इसका अगर कॉज अगर देखें कि एम्फाइसीमा के क्या कारण हैं, तो सबसे पहला जो कॉज होता है इसका वो होता है स्मोकिंग होता है। तो एम्फाइसीमा जो है उसका सबसे मुख्य कारण जो है वो स्मोकिंग या धूम्रपान करने के कारण से होता है। दूसरा जो होता है वो होता है एयर पोल्यूशन होता है। एयर पोल्यूशन मतलब पोल्यूटेड एयर में जो इनहेलेशन कर रहा है, तो इनहेलेशन के माध्यम से जो पोल्यूटेंट जो होते हैं जैसे सल्फर डाइऑक्साइड होता है उसका इनहेलेशन हो जाए और वो रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर चली जाए, उसके कारण से होता है। एक और कारण होता है इसका वो कंजेनाइटल या जेनेटिक प्रॉब्लम होती है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो होता है उसकी डेफिशिएंसी हो जाना। ये अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो होता है वो क्या करता है लंग्स टिश्यू जो इसको डैमेज होने से बचाने का काम करता है, और कंजेनाइटल किसी कारण से उसके अंदर उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसके कारण से भी एम्फाइसीमा जो है वो होने की संभावना रहती है। इसके अलावा कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं जो एम्फाइसीमा जो है उसकी संभावना को बढ़ा सकते हैं। जैसे एक तो एज होती है कि ज़्यादातर 40 वर्ष से अधिक उम्र के जो होते हैं उनमें होती है। एक मेल जो होते हैं वो ज़्यादा प्रोन होते हैं कि पुरुषों के अंदर ये एम्फाइसीमा की संभावना जो है ज़्यादा रहती है। इसके अलावा पैसिव स्मोकिंग जो होते हैं, मतलब जो स्मोकिंग करता है उनके साथ रहता है, उनमें भी एम्फाइसीमा की संभावना ज़्यादा रहती है। कुछ लंग्स डिसऑर्डर होते हैं जैसे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है या ब्रोंकियल अस्थमा जो है, तो उसके कारण से भी एम्फाइसीमा की संभावना जो है ज़्यादा रहती है। एक फैमिली हिस्ट्री, यदि परिवार में किसी को एम्फाइसीमा है तो उनको भी इसकी संभावना ज़्यादा रहेगी। एक ऑक्यूपेशनल हैजार्ड जो हो सकता है जैसे सिलिकोसिस जो है वो कंडीशन है तो उनको भी एम्फाइसीमा की संभावना जो है वो ज़्यादा रहती है। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर हो जाएंगे। अब बात करते हैं अपन एम्फाइसीमा जो है वो होता कैसे है, मतलब इसकी पैथोफिजियोलॉजी जो है वो। तो सबसे मेन कारण क्या होता है कि किसी भी कारण से, खास करके स्मोकिंग या एयर पोल्यूशन के कारण से, स्मोकिंग और एयर पोल्यूशन जैसे ही रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है उसके अंदर एंट्री करते हैं वो कहाँ पहुँचेंगे, टर्मिनल ब्रोंक्यूल के अंदर पहुँचते हैं। और टर्मिनल ब्रोंक्यूल में पहुँचने के बाद वो क्या करते हैं, वहाँ पर इरिटेशन पैदा करते हैं, और उस इरिटेशन के कारण से वहाँ पर क्या होता है कि सेल जो होती है वो डैमेज हो जाती है। जिससे सेल डैमेज होती है हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा और वो क्या करेगा, उसके अगेंस्ट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा। मतलब एक तरह से वहाँ पर इन्फ्लामेटरी कंडीशन जो है वो उत्पन्न हो जाएगी। अब यहाँ पर इन्फ्लामेटरी कंडीशन उत्पन्न होने के कारण से वहाँ पर क्या होगा कि मैक्रोफेजेज जो होती है वो आ जाएगी। यही मैक्रोफेजेज जो क्या करती है फेगोसाइटोसिस के द्वारा क्या करती है, इन्फेक्शन को रोकने का काम करती है। तो इन्फ्लामेटरी कंडीशन के अंदर मैक्रोफेजेज जो है वो एक्टिवेट हो जाती है, और यही मैक्रोफेजेस जो है वो फिर क्या करती है, एक तो ल्यूकोट्राइन B4 जो होता है और इंटरल्यूकिन 8 जो है वो केमिकल रिलीज करती है। ये ल्यूकोट्राइन B4 और इंटरल्यूकिन केमिकल ये दोनों इन्फ्लामेशन की कंडीशन में प्रोड्यूस होते हैं और दोनों इन्फ्लामेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये ल्यूकोट्राइन जो होता है और इंटरल्यूकिन जो होता है, खास करके ल्यूकोट्राइन जो होता है वो फिर क्या करता है कि न्यूट्रोफिल एलास्टेज जो होती है उनको फिर अट्रैक्ट करता है और उसका एक्टिवेशन करता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि न्यूट्रोफिल एलास्टेज जो है उसका एक्टिवेशन हो जाएगा। अब आगे क्या होता है, जैसे न्यूट्रोफिल इलास्टेज जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे तो ये न्यूट्रोफिल इलास्टेज और कुछ मैक्रोफेजेज जो होते हैं वो फिर क्या करते हैं, एक एंजाइम होता है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, जिसको प्रोटीएज या प्रोटीनेज नाम के एंजाइम से भी जाना जाता है। इस एंजाइम का क्या करते हैं, ये प्रोडक्शन करते हैं, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, हालांकि प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो होता है वो स्मोकिंग जो करते हैं उसके कारण से भी उसका प्रोडक्शन जो है वो होता है, क्योंकि ये स्मोकिंग जो है वो भी क्या करता है, सेल जो इसको डैमेज कर देता है उसके कारण से होता है।
अब ये जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो होता है, नॉर्मली इसका काम जो होता है वो क्या करता है कि लंग्स के अंदर जो इलास्टिक टिश्यू जो है, लंग्स के पेरेन्काइमा में जो इलास्टिक टिश्यू जो है उसको क्या करता है, डैमेज करने का काम करता है, उसको ब्रेक डाउन करने का काम करता है। नॉर्मली होता क्या है कि जब भी कोई व्यक्ति स्मोकिंग करता है या इन्फेक्शन किसी कारण से ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम रिलीज होते हैं, तो उसकी बॉडी के अंदर क्या होता है कि अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन प्रोटीन होता है, और ये अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन प्रोटीन जो है वो क्या करता है, इसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है इस एंजाइम को। मतलब इस एंजाइम का जो इफेक्ट होता है लंग टिश्यू के ऊपर वो होने नहीं देता है। लेकिन क्या होता है कि यदि कोई पर्सन जो है उसके अंदर कंजेनाइटल कोई प्रॉब्लम है और उसके कारण से अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन जो है उसकी डेफिशिएंसी हो गई है, मतलब उसकी कमी हो गई है, तो उस कमी के कारण से क्या होगा कि ये जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो होते हैं वो क्या होंगे, न्यूट्रलाइज नहीं होंगे। ठीक है, और वो न्यूट्रलाइज नहीं होंगे तो वो क्या करेंगे कि लंग्स के अंदर इलास्टिक टिश्यू जो है उसका क्या कर देंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे, मतलब उसका डिस्ट्रक्शन कर देंगे। तो एक तरह से लंग्स के पेरेन्काइमा के अंदर इलास्टिक टिश्यू जो है वो ब्रेक डाउन होंगे। अब ये जो लंग्स में पेरेन्काइमा में जो इलास्टिक टिश्यू जो है वही क्या करते हैं, लंग्स जो है उसको रिकॉइल करने में हेल्प करते हैं। नॉर्मल होता क्या है कि एयर जो है वो एल्विलाई के अंदर जाती है, एल्विलाई जो है वो एयर से भर जाती है। ये एक्सपायरेशन के दौरान क्या होता है कि लंग्स जो होता है वो रिकॉइल होता है, मतलब लंग्स जो होता है वो दबता है, और उसके कारण से प्रेशर के द्वारा एल्विलाई के अंदर जो एयर है वो एयर क्या होती है, बाहर की तरफ निकल जाती है, और इसी के द्वारा इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन जो है वो कंडीशन उत्पन्न होती है। यहाँ पर होता क्या है कि लंग्स जो है उसके अंदर इलास्टिक टिश्यू जो है उसका क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन हो जाता है, मतलब वो ब्रेक डाउन हो जाता है, और उसके कारण से एल्वुलर सैक जो होता है वो रिकॉइल नहीं हो पाता, मतलब वापस सिकुड़ नहीं पाता, और उसके कारण से उसके अंदर क्या हो जाता है, डिस्टेंशन हो जाएगा, मतलब एक तरह से विस्तारण या फैलाव हो जाता है। जैसे एल्वुलर सैक जो है उसके अंदर डिस्टेंशन होगा, यही डिस्टेंशन किसके अंदर होगा, एल्वुलर वाल जो होती है उसके अंदर भी होगा, और एल्वुलर वाल जो है उसके अंदर डिस्टेंशन के कारण से उसके अंदर क्या हो जाएगा, एक तरह से एनलार्जमेंट हो जाएगा, मतलब खिंचाव पैदा होगा, और उस खिंचाव के कारण से एल्वुलर वाल जो होती है जो कि सिंगल सेल लेयर की बनी होती है वो वाल क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, मतलब डिस्ट्रक्ट हो जाएगी, और इस तरह से एल्वुलर सैक या एल्वुलर की वाल जो है उसके अंदर डिस्ट्रक्शन हो जाएगा और एनलार्जमेंट हो जाएगा। तो ये तो एक एम्फाइसीमा के अंदर ये कंडीशन उत्पन्न होगी। जैसे ही उसके वाल के अंदर डिस्ट्रक्शन होगा वहाँ पर क्या होगा, कैपिलरी बेड और एल्विलाई के बीच में स्पेस जो होता है जगह वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी, बढ़ जाएगी, और इंक्रीज होने के कारण से वहाँ पर जो ऑक्सीजन का ब्लड में आना और कार्बन डाइऑक्साइड का निकल के एल्विलाई के अंदर जाना, मतलब गैसों का जो एक्सचेंज जो हो रहा है वो एक्सचेंज क्या होगा, प्रभावित होगा, वो गैसों का एक्सचेंज वहाँ पर नहीं हो पाएगा। जैसे गैसों का एक्सचेंज नहीं होगा पेशेंट को क्या होगा, ब्रीथिंग के अंदर डिफ़िकल्टी होगी, मतलब डिस्निया की कंडीशन जो है वो उत्पन्न हो जाएगी। तो ये तो एम्फाइसीमा जो है उसकी पैथोफिजियोलॉजी की नॉर्मली। अब बात करते हैं अपन एम्फाइसीमा जो है उसके साइन एंड सिम्टम की, क्या साइन एंड सिम्टम जो है उसमें दिखाई देंगे। तो जस्ट अभी बताया कि हो क्या रहा है, यहाँ पर एल्विलाई वाल जो है डैमेज हो गई, उसके कारण से गैसों का एक्सचेंज प्रॉपर नहीं हो पाता है, उसके कारण से पहली कंडीशन तो जो उत्पन्न होती है डिस्निया की होती है, मतलब ब्रीथिंग के अंदर डिफ़िकल्टी जो है वो होती है। सेकंड चीज़ क्या होगा, यहाँ पर ये सडनली क्या होती है कि एयर जो होती है लंग्स के अंदर आई, एल्विलाई के अंदर आई, और वो एयर जो है वो बाहर नहीं निकल पाती है। जब एयर बाहर नहीं निकलेगी तो लंग्स के अंदर एयर भरी हुई रहती है, और उसके कारण से उसको ब्रीथिंग जो होती है वो क्या हो जाएगी, एक तरह से स्टॉप हो जाएगी या रुक जाएगी, और उसके कारण से उसको व्यक्ति जो है वो क्या हो जाएगा, एक तरह से ब्रीथलेसनेस हो जाएगा। तो अगला जो है वो है ब्रीथलेसनेस की कंडीशन जो है या सिम्टम वो नज़र आएंगे, लक्षण नज़र आएंगे। तीसरा लक्षण क्या हो सकता है, डिस्निया के कारण से और ब्रीथलेसनेस के कारण से बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी, सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो सेल जो होगी वो क्या हो जाएगी, थक जाएगी, मतलब फटीग जो है, ज़्यादा थकान लगना, वो तीसरी कंडीशन होती है। तो एम्फाइसीमा के अंदर बहुत ज़्यादा थकान लगती है, फटीग इवन इतनी लगती है कि पेशेंट जो है वो रेस्टिंग की कंडीशन में होता है तब भी उसको बहुत ज़्यादा थकान और डिस्निया की कंडीशन जो है वो उत्पन्न हो जाती है। एम्फाइसीमा की शुरुआत के अंदर तो ज़्यादा थकान नहीं लगती है, एक्सर्शन जो होता है मतलब कुछ फिजिकल एक्टिविटी करता है व्यक्ति उसी समय उसको फटीग या थकान लगती है, लेकिन जैसे ही एम्फाइसीमा प्रोग्रेस करता है और ज़्यादा बढ़ जाती है स्थिति तो उस कंडीशन में रेस्टिंग कंडीशन के अंदर भी उसको क्या होता है, फटीग की कंडीशन हो सकती है, थकान ज़्यादा लग सकती है। अगली प्रॉब्लम क्या होती है, गैसों का एक्सचेंज इंपेयर होगा, और इंपेयर गैसों के एक्सचेंज के कारण से ऑक्सीजन जो है ब्लड के अंदर मिक्स नहीं होगी, तो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, उसी को हाइपोक्सीमिया कहा जाता है। और जैसे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और उसके कारण से उसका कलर जो है वो क्या हो जाएगा, ब्लू कलर का, जिसको साइनोसिस कहा जाता है। तो साइनोसिस जो है वो अगला सिम्टम जो है उसमें नज़र आएगा। ठीक है,
बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी के कारण से क्या होगा, उसको बहुत ज़्यादा थकान लगती है और साथ ही साथ उसका वेट जो है वो भी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो वेट लॉस होना एक और साइन होता है इसका। ठीक, अगली कंडीशन क्या हो सकती है, एल्वियोलर वाल जो होती है उसके अंदर क्या होता है, डिस्टेंशन होता है, साथ ही साथ इलास्टिक टिश्यू डैमेज हो जाता है, जिसके कारण से लंग्स जो होते हैं वो पूरी तरह से फूल नहीं पाते और उस कंडीशन के अंदर एयर जब पासेज करती है तो उसके साथ क्या होगा, फ्रिक्शन पैदा होगा और उसके कारण से वहाँ पर क्या साउंड सुनाई देगा, विजिंग साउंड सुनाई देता है। तो विजिंग साउंड जो है सुनाई देना, ये भी एक सिम्टम जो है, लक्षण जो है वो एम्फाइसीमा में होता है। अगला मेन चीज़, जब भी लंग्स के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है, मतलब इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होता है या इरिटेशन होता है, लंग्स क्या करता है, उसको क्लीन करने की कोशिश करेगा, उसके कारण से उसको क्या होता है, कफिंग होगा, मतलब खांसी आती है तो कफ आएगा। कफ जो होता है वो स्मोकर कफ जो होता है, मतलब स्मोकिंग के बाद जो कफ आता है कंटिन्यूस, उस तरीका का कफ जो होता है, मतलब कोई स्मोक इनहेल कर लिया और कफ आ रहा है, उस टाइप का कफ इस एम्फाइसीमा के अंदर आ सकता है। अगला साइन जो है वो क्या दिखाई देगा कि एल्विलाई की वाल जो होती है वो डैमेज हो जाएगी और डैमेज होने के कारण से एल्विलाई जो है उसके अंदर क्या होगा कि एयर जो है वो क्या होगी, भरी हुई रह जाएगी और उसके कारण से वो एयर जो होती है वो पूरी तरह से खाली नहीं हो पाएगी और उसके कारण से लंग्स जो इसके अंदर क्या हो जाएगा, हाइपर इन्फ्लेशन हो जाएगा, मतलब लंग्स जो है उसके अंदर फुला हुआ रहेगा और लंग्स में हाइपर इन्फ्लेशन के कारण से क्या होगा कि चेस्ट जो है उसका जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है, जो कि नॉर्मल इतना होता है नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन हाइपर इन्फ्लेशन के कारण से क्या हो जाएगा, वो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज होने के कारण चेस्ट का शेप जो है वो कैसा हो जाएगा, बैरल शेप का हो जाएगा। तो बैरल चेस्ट जो है वो एक टिपिकल साइन होता है एम्फाइसीमा के अंदर और उसके अंदर क्या होता है कि रिब्स जो होती है वो इंस्पायरेटरी कंडीशन जो होती है उसके अंदर फिक्स हो जाती है, क्योंकि शोल्डर जो होते हैं वो अपवर्ड जो होते हैं, मतलब ऊपर की तरफ जो है वो लीव कर जाते हैं। तो इस तरीके का जो चेस्ट होता है उसको ही बैरल चेस्ट कहा जाता है और यही बैरल चेस्ट जो है वो एम्फाइसीमा का एक टिपिकल साइन हो जाएगा। तो ये तो हो जाएंगे इसके साइन एंड सिम्टम या इसके जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो लक्षण दिखाई देते हैं वो। तब बात करते हैं अपन एम्फाइसीमा जो है उसके टाइप के, एम्फाइसीमा कितने प्रकार का होता है। तो मुख्य रूप से यदि जो लंग्स का कौन सा स्ट्रक्चर प्रभावित हो रहा है उसके आधार पर अगर देखें तो एम्फाइसीमा दो प्रकार का होता है। पहला जो एम्फाइसीमा जो होता है वो होता है पेन लोबुलर एम्फाइसीमा, जिसको पेन एसिनर एम्फाइसीमा कहा जाता है। पेन लोबुलर एम्फाइसीमा जो है उसके अंदर क्या होता है कि टर्मिनल ब्रोंक्यूल जो है उसके बाद का जो स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल आती है, एल्वियोलर डक्ट आती है और एल्विलाई आती है, ये मेनली अफेक्टेड होते हैं। और इस कंडीशन में क्या होता है कि एल्वियोलर बेड जो होता है उसके अंदर स्पेस बढ़ने के कारण से वहाँ एक्सचेंज जो है गैसों का वो प्रॉपर नहीं हो पाता और उसके कारण से हाइपोक्सीमिया की कंडीशन जो है वो ज़्यादा होती है। साथ ही साथ उसके अंदर एल्वियोलर सैक जो होती है उसके अंदर क्या होती है, एयर जो है वो भरी हुई रह जाती है और उसके कारण से एयर जो होती है पूरी तरह से खाली नहीं हो पाती, साथ ही नई एयर उसके अंदर आ नहीं पाती है। उसके कारण से हाइपर इन्फ्लेशन की कंडीशन जो है वो होती है और उसके कारण से बैरल चेस्ट जो है वो कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। तो एक तो ये हो गया पेन लोबुलर या पेन एसिनर एम्फाइसीमा। सेकंड जो होता है वो होता है सेंट्री लोबुलर या सेंट्रो एसिनर एम्फाइसीमा। सेकंड जो होता है वो कौन सा होता है, सेंट्री लोबुलर या सेंट्रो एसिनर एम्फाइसीमा। इसके अंदर क्या होता है कि सेकेंडरी लोबुल जो होती है उसका जो सेंटर जो होता है वो मेनली अफेक्ट होता है, वो क्या होता है, डिस्टेंडेड हो जाता है, मतलब फूल जाता है और ये फूलने के कारण से वहाँ पर गैस का एक्सचेंज होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता, मतलब एयर जो होती है वो बाहर नहीं निकल पाती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी से बाहर नहीं निकल पाएगी और उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की जो है वो मात्रा बढ़ जाएगी, इसको हाइपरकैप्निया कहते हैं। तो ये तो मुख्य रूप से इसके दो टाइप हो जाएंगे एम्फाइसीमा के। अब बात करते हैं अपन एम्फाइसीमा जो उसके कॉम्प्लिकेशन की, कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन एम्फाइसीमा के अंदर हो सकते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि गैस का एक्सचेंज जैसे ही कम होता है बॉडी के अंदर क्या होगा, हाइपोक्सीमिया की कंडीशन उत्पन्न हो जाएगी। जैसे ही बॉडी के अंदर हाइपोक्सीमिया की कंडीशन उत्पन्न हो जाएगी, बॉडी क्या करेगी, ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड करेगी और उसके कारण से पल्मोनरी कैपिलरी जो है उसके अंदर ब्लड का फ्लो जो है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, मतलब ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा, ताकि ज़्यादा ब्लड जो है वो लंग्स के अंदर जाए और ज़्यादा ऑक्सीजन जो है बॉडी टिश्यू को मिल जाए। और उसके कारण से क्या होगा कि पल्मोनरी आर्टरी जो है उसके अंदर ब्लड का प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा, मतलब जितना ज़्यादा ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जाएगा उतना ही ज़्यादा ब्लड जो है वो कहाँ जाएगा, पल्मोनरी कैपिलरी के अंदर फ्लो होगा। तो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड जो है वो इंक्रीज होगा, तो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा और उसके कारण से उसको क्या हो जाएगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन जो है वो कंडीशन उत्पन्न होगी, उसको ही कोर पल्मोनरी कहा जाता है। कोर पल्मोनरी के अंदर क्या होगा कि पल्मोनरी आर्टरी जो है
उसके अंदर तो प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, और उसके कारण से वो प्रेशर सीधा गिरेगा, वो गिरेगा कहाँ पर, राइट साइड जो है हार्ट उसके ऊपर गिरता है, और उसके कारण से हार्ट जो इसका जो राइट साइड जो होता है उसके अंदर क्या हो सकता है, एक तरह से कॉन्जेशन जो है, क्योंकि ब्लड जो है वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, और उसके कारण से राइट साइड के अंदर कॉन्जेशन जो है वो कंडीशन उत्पन्न हो जाएगी, और उसके कारण से राइट साइड हार्ट फेलियर जो है वो कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। तो एक तो कॉम्प्लिकेशन जो है वो है राइट साइड हार्ट फेलियर जो है वो वाला कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। अगली कंडीशन क्या होगी कि हाइपोक्सीमिया होते ही बॉडी को जब भी ऑक्सीजन कम मिलता है वो क्या करेगा, ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड करेगा। ऑक्सीजन को कैरी करने का काम कौन करती है, आरबीसी करती है। यहाँ आरबीसी का प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, तो ज़्यादा मात्रा में आरबीसी बनेगी, तो बॉडी के अंदर आरबीसी जो है उसकी संख्या बढ़ जाएगी। आरबीसी की संख्या का बढ़ना उसको ही पॉलीसाइथेमिया कहा जाता है। तो अगली कॉम्प्लिकेशन जो हो सकता है वो हो सकता है पॉलीसाइथेमिया जो है वो वाला कॉम्प्लिकेशन इसमें हो सकता है। तीसरी कंडीशन क्या होगी कि लंग्स जो होते हैं उसमें क्या होता है, हाइपर इन्फ्लेशन हो जाता है, मतलब एयर जो होती है वो बाहर नहीं निकल पाती, और एयर बाहर नहीं निकल पाती उसके कारण से इस एयर के अंदर क्या था, CO2 था, तो वो CO2 जो है वो बाहर नहीं निकल पाता है, और CO2 बाहर नहीं निकलने के कारण से ब्लड के अंदर CO2 जो है वो क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, और उसको ही हाइपरकैप्निया कहा जाता है। तो CO2 जो है उसका ब्लड में इंक्रीज़ होना उसको हाइपरकैप्निया कहते हैं। जब ब्लड के अंदर CO2 जो है वो इंक्रीज़ होगा, बढ़ेगा, वो CO2 जो है वो क्या करेगा, बाहर नहीं निकल पाने के कारण वो H2O के साथ रिएक्शन करेगा, और उसके कारण से क्या बनेंगे, ये वाली कंडीशन उत्पन्न होगी, ठीक है, मतलब मेटाबॉलिज्म के अंदर चेंजेस आ जाएंगे, और उसके कारण से H आयन जो होते हैं वो क्या होंगे, ब्लड के अंदर इंक्रीज़ हो जाएंगे। H आयन का ब्लड के अंदर बढ़ना, इसका मतलब pH का क्या होना है, कम होना, मतलब एक तरह से एसिडोसिस की कंडीशन जो है वो उत्पन्न होगी। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो है वो इसका अगला एक कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। तो ये मुख्य रूप से 3 जो है एम्फाइसेमा के कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे, राइट साइड हार्ट फेलियर, पॉलीसाइथेमिया और मेटाबॉलिक एसिडोसिस। बात करते हैं आगे अपन इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जो है वो कैसे होता है। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जो है वो नॉर्मली जैसा ब्रोंकाइटिस के अंदर जो किया जाता है वही रहेगा, सेम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर बैरल चेस्ट जो है वो एक तो मिलता है, इसके अंदर एक चेस्ट एक्सरे जो है वो किया जाता है। चेस्ट एक्सरे के अंदर हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स जो है वो दिखाई देते हैं। ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, ब्लड टेस्ट के अंदर मैक्रोफेज मतलब WBC काउंट जो होता है वो इसके अंदर बढ़ा हुआ मिल सकता है। एक PFT पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट जो है वो किया जाता है, जिसके द्वारा स्पायरोमीटर के द्वारा विभिन्न लंग्स वॉल्यूम जो है वो चेक किया जाता है। PFT के बारे में हम अलग से सेपरेट वीडियो के अंदर में बात करेंगे। PFT के अंदर विभिन्न लंग्स वॉल्यूम जो है वो इसमें चेक की जाती है। इसके अलावा CT स्कैन जो है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन या पेट स्कैन जो है वो भी इसमें करवाया जाता है। तो ये कुछ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हो जाएंगे जो एम्फाइसेमा के अंदर करवाए जाते हैं। अंत में इसका मैनेजमेंट जो है वो क्या रहता है, तो मैनेजमेंट के अंदर मेडिकल मैनेजमेंट की अगर बात करते हैं इसके अंदर, तो एम्फाइसेमा जो है उसके अंदर क्या होता है, परमानेंट एनलार्जमेंट हो जाता है, जो कि वापस ठीक जो है वो नहीं हो सकता। तो इसका जो क्योर जो होता है वो क्या होता है, नहीं होता है, मतलब इसका कोई क्योर जो है वो नहीं होता है। इसमें मेनली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो होता है वो चलाया जाता है, मतलब जो भी सिम्टम आ रहे हैं, और साथ ही साथ पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन जो है वो करवाया जाता है। इसके अंदर तो ब्रोंको डायलेटर जो है वो काम में लिए जाते हैं, जो ब्रोंकस को डायलेट करते हैं और एयरवे जो है उसको फैसिलिटेट करने का काम करते हैं। सेकंड, इसके अंदर कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है वो काम में लिए जाते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है वो मेनली एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन होता है इसका, और ये क्या करते हैं, इन्फ्लामेशन जो इसको कम करते हैं। साथ ही साथ मैक्रोफेजेस न्यूट्रोफिल जो है उसको न्यूट्रलाइज करके प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो इसके प्रोडक्शन को कम करने में मदद करते हैं। अगली चीज़ इसके अंदर जो काम में ली जाती है वो है ऑक्सीजन थेरेपी, क्योंकि इसके अंदर साइनोसिस की कंडीशन होती है जिससे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो उसको ट्रीट करने के लिए ऑक्सीजन थेरेपी जो है वो इसमें चलाई जाती है। अगला, इसके अंदर पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन जो है वो काम में लिया जाता है, जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज जो होती है, कफिंग एक्सरसाइज जो होती है, इसके अलावा पेप डिवाइस जो है वो इसमें काम में लिए जाते हैं। साथ ही साथ लाइफ स्टाइल जो है उसके अंदर भी चेंजेस जो है इसमें किए जाते हैं। अगर कंडीशन जो है वो सीवियर होती है, ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, तो उस कंडीशन के अंदर सर्जरी जो है वो करवाई जाती है। एम्फाइसेमा के अंदर मुख्य रूप से सर्जरी में जो काम मिल जाती है वो बुलेक्टोमी की जाती है, जिसमें लंग्स जो है उसके जो लोबुल जो होते हैं उसको ही काट करके क्या करते हैं, निकाल दिया जाता है। सेकंड, इसके अंदर लंग्स रिडक्शन सर्जरी होती है, इसमें लंग्स का कुछ भाग जो होता है उसको काट करके क्या करते हैं, रिमूव कर दिया जाता है। और तीसरा, इसके अंदर सर्जिकल मैनेजमेंट जो रहता है वो रहता है लंग्स ट्रांसप्लांटेशन। इसके अंदर एंटायर लंग्स जो होता है उसका ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, मतलब इस एक व्यक्ति का लंग्स निकाल के दूसरे व्यक्ति का लंग्स जो होता है वो वहाँ पर इम्प्लांट कर दिया जाता है। तो ये 3 प्रकार की सर्जरी हो जाएगी। तो ये था एम्फाइसेमा, जो कि COPD का एक मेन कॉज होता है। वो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू।